नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर यानी कि भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें हमने अपने लास्ट सेशन में भाषा के बारे में जाना और लिपि के बारे में जाना। तो भाषा की मैंने यहाँ पर परिभाषा आप लोगों को बताई कि जब हमें मतलब जो भी हमारे विचार होते हैं, मनुष्य को अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन की जरूरत पड़ती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि भाषा हमारे विचारों और भावों के आदान प्रदान का एक साधन होती है और इसी से हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, पहचानते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहते हुए उसको अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय, अपने समाज के साथ अपने जो विचार होते हैं, अपने जो बातें होती हैं, अपने जो भाव होते हैं, उनका आदान प्रदान करना पड़ता है और उसी का माध्यम होती है ये भाषा। और उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे हमारा जो देश है भारत, ये विभिन्नताओं का देश है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाषा के रूप यानी कि भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, जिसको हम कहते हैं लिखित भाषा और दूसरा, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। फिर हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया था कि मौखिक भाषा जो होती है ये भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप होता है। कैसे होता है सबसे प्राचीनतम रूप? क्योंकि जब मनुष्य जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यानी कि मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, तब भी वो एक दूसरे के भावों को समझता था, एक दूसरे के विचारों को समझता था और एक तरह से उसके भी कुछ जो विचार उसके मन में आते थे तो वो उनको एक्सप्रेस कर पाता था। किससे? मौखिक भाषा से। कुछ साउंड्स, कुछ स्वर वो अपने मुख से निकालता था और जिससे वो सेम तरह के स्वर जो सामने वाला उस व्यक्ति है या एक तरह से कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो शुरुआत जो थी, तो उस टाइम पे इस तरह से भाषा का आदान प्रदान होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी लिखित माध्यम जो नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना, कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो यही जो था एक माध्यम था, यानी कि बोलकर ही जो व्यक्ति था वो अपने विचारों को प्रकट करता था। तो आज के टाइम में मौखिक माध्यम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई न्यूज रिपोर्टर है, वो आपको न्यूज पढ़कर सुना रहा है। जैसे रेडियो में आप सुनते हैं कि आपको समाचार सुनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के गाने सुनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। तो वो सब क्या है? भाषा का मौखिक माध्यम है, यानी कि आपको मुंह से बोलकर वहां पर बताया जा रहा है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन वहां पर आपको इस तरह से दी जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका लिखित माध्यम। लिखित माध्यम क्या होता है? जब आप अपने भावों को, अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ से आपको मुंह से बोलकर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और ऊपर से मैंने आपके सामने लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका लिखित माध्यम है, जहां से आप पढ़ रहे हैं और जहां से मैंने लिख कर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है दी है, ठीक है। तो लिखित माध्यम कौन कौन से होते हैं? जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तिका है, उसमें आप पढ़कर, चीजों को पढ़कर आप समझते हैं। रिटर्न लिखित माध्यम क्या है? जब आपका एग्जाम लिया जाता है तो आप लिखकर सारे उत्तर अपने टीचर को देते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप न्यूज़पेपर में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं जो है उनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लिखित माध्यम का, यानी कि उसमें आप बहुत सारी चीजें, आपने देखा होगा कि आज तो इंटरनेट का युग है, लेकिन जो पहले, जैसे आज आप कोई भी रेसिपी अगर आप डालो तो इंटरनेट पे तो वो निकल जाती है, यानी कि वहां से देखकर आप उसको बना सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, उसकी भी अलग से एक पत्रिका आती थी,
ठीक है ना, उस पे इंसान पढ़ता था चीजों को। हाँ, अब ये अगर रेसिपी, ये चीज मुझे बनानी है तो मुझे ये मसाले चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो है भाषा का लिखित माध्यम है, जहां पर जो है विचारों को लिखकर या पढ़कर भावों का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो क्योंकि ये लिखित रूप है इसीलिए इसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको बताई। उसके बाद मैंने एक और बताया था सांकेतिक भाषा के बारे में। सांकेतिक भाषा में विभिन्न तरह के जो संकेत होते हैं, जैसे मैंने आपको जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का एग्जांपल दिया था। उसके बाद जो एरोज होते हैं रोड पर कहीं पर भी कि एरो लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है स्कूल, कि इसका मतलब है कि आगे स्कूल है। फिर उसके बाद यू टर्न का एरो लगा हुआ है कि यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं। नो पार्किंग का साइन लगा हुआ है, या फिर हॉस्पिटल, इस तरह से वहां पर बनाया रहता है। और फिर वहां पे लिखा जाता है कि हॉस्पिटल, आगे लिखा रहता है हॉस्पिटल, की आगे हॉस्पिटल है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने इसके बाद पढ़ी थी वो थी बोलियां। और देखिए, बोलियों के बारे में मैंने कहा था कि किसी क्षेत्र विशेष में जो हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं बोलियां। ठीक है ना, जैसे हमने कहा गढ़वाल में बोली जाने वाली गढ़वाली कहलाती है, कुमाऊं में बोली जाने वाली कुमाऊनी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से भोजपुरी, पुरी, मैथिली, अवधी, मारवाड़ी, ये स्थान विशेष के आधार पर जो बोली जाती है। ठीक है, और इसमें मैंने एक चीज और आपको बताई थी, उपभाषाएं। उपभाषाएं क्या होती है? जो हिंदी से ही बनी होती है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा हरियाणवी। ठीक है, ये हरियाणवी जो आपकी भाषा है ये बिल्कुल कैसी है, ये एक तरह से आपको लगेगा कि ये हिंदी ही है, लेकिन ये कैसी होगी, थोड़ा थोड़ा इसमें जो टच आएगा वो हरियाणा का, जो टोन आएगा वो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो जैसे मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें बताई थी जो पश्चिमी हिंदी होती है, जैसे ब्रज भाषा हो गई। ठीक है, आप वृंदावन की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको ब्रज भाषा, ठीक है, वो हिंदी का ही एक रूप है, इसीलिए उसको उपभाषा कहा है। ठीक है, अगर आप एक तरह से पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर जैसे हमने कहा अवधी। ठीक है, और ये कुछ जो है वहां की बोलियां भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो हिंदी से भी मैच करती है, इनको आप उपभाषाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप राजस्थान की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर मारवाड़ी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा पहाड़ी हिंदी जो होती है तो उसमें गढ़वाली या कुमाऊनी। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आप मगध की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर मगधी, भोजपुरी, तो ये सारी चीजें, इनको हम उपभाषाएं भी कहते हैं और बोलियां भी, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ा था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो था लिपि। ठीक है, लिपि के लिए मैंने आपको बताया था कि मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, जो हमारी मौखिक ध्वनियां होती है, यानी कि जो मैं बोल रही हूं इसको प्रकट करने के लिए, जैसे हमने शुरुआत से कहा कि एक टाइम ऐसा था कि जो मानव था वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, तब भी वो मुंह से बोलकर अपने मन के भावों, अपने विचारों को व्यक्त करता था। तो कुछ ना कुछ स्वर तो वो निकालता होगा। अब देखिए, उन्हीं स्वरों को जब हमने लिखित रूप दिया तो उसको हमने कह दिया लिपि। उनके जो चिन्ह थे, जो ध्वनि चिन्ह थे, यानी कि जो हम मुख से ध्वनि निकाल रहे हैं उनको लिपिबद्ध करना और उसको एक एक तरह से उसको लिखना, तो वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। उसको जब लिख रहे होते हैं तो लिखते वक्त जिस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताए थे अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग लिपियों के, और हिंदी को मैंने बताया था कि हमारी हिंदी जो है इसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है, नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल आपको लिपि के यहाँ पर लिखवाए थे। अब देखिए, जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके क्या गुण है, उसमें क्या स्पेशल है। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर कोई इस तरह की चीजें नहीं है, यानी कि जब हम जिस चीज को जैसा बोलते हैं वैसा ही वो उसको हम लिख देते हैं।
ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। अगर हम क बोलते हैं तो हम उसको क ही लिखते हैं, अगर हम अ बोलते हैं तो उसको हम अ ही लिखते हैं। ठीक है ना, ये अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं है कि आपको बड़े ए से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको ए से स्टार्ट करना है या आर से जो आप स्टार्ट करेंगे फिर आप लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे फिर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर आपका एक तरह से कैपिटल होगा, बाकी के स्मॉल होंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इसके जो अक्षर होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं, और इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है कि इसमें पहले आते हैं आपके स्वर और फिर आते हैं आपके व्यंजन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप क्लास 7 के बच्चे हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ ये आप क्लास 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि 1-2 जो होते हैं वो उस टाइम पे हमारा लेवल उतना नहीं होता कि हम अच्छे से समझ पाए, और कुछ बच्चे अगर समझ भी लेते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे आते आते वो भूल जाते हैं। लेकिन अभी ये आपका बेस्ट टाइम है, अगर आप काफी अच्छे से इस टाइम पे समझ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि फिर आप इसको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका व्याकरण यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट 8th क्लास में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th 12th में तो फिर इस तरह की व्याकरण आपके सिलेबस में होती ही नहीं है, क्योंकि फिर उम्मीद की जाती है कि आप इन सब चीजों में निपुण हो चुके हैं, यानी कि ये सब चीजें अब आपको आती हैं। ठीक है ना, तो 11th 12th में आपका ये सब सिलेबस में होता भी नहीं है, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे मैंने बताया कि उसके बाद भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपको वहां पर ये सारी चीजें पढ़नी होती है। ठीक है ना, अगर आपका अभी से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने अपने लास्ट सेशन में क्लियर कर दिया था, और अब जो आता है हमारा टॉपिक वर्ण विचार। अब इस वर्ण विचार को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जिसको हम फिर से एक बार पीछे जाकर मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी, या फिर मैं आपके लिए अलग से यहाँ पर एक पेज इसके लिए बनाती हूँ। तो ये देखिए, जब हमने इससे पहले क्या किया, इससे पहले हमने यहाँ पर किया भाषा की ध्वनियों और मौखिक को एक तरह से जो मौखिक ध्वनियां होती हैं उनको प्रकट करने के लिए हमने कहा जो निश्चित किए जाते हैं चिन्ह उनको लिपि कहते हैं। अब देखिए, हमने पहला टॉपिक पढ़ा भाषा, दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने लिपि। ठीक है, अब वर्ण विचार जो इसके बाद का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उस वर्ण विचार को पढ़ने से पहले आपको एक और चीज यहाँ पर समझनी है। उसके बाद ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण व्याकरण जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर वर्ण का ज्ञान नहीं है तो आप आगे की चीजों को कर सकते हैं। आपको शुरुआत से चीजों के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से आपको इन सब चीजों की समझ होनी चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्याकरण। इसके बाद सबसे पहले भाषा, उसके बाद बोलियां, उसके बाद लिपि। देखिए, बोली जो होती है वो भाषा के अंतर्गत ही आती है। तो उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक लिपि, और थर्ड टॉपिक है हमारा व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, सबसे पहले आपको जानना है कि व्याकरण क्या है। उसके बाद ही तो आप वर्ण को जानेंगे, शब्द को जानेंगे, वाक्य को जानेंगे। और जो इन तीनों को समझ जाता है ना, वर्ण को समझ जाता है और शब्द को समझ जाता है, वाक्य को समझ जाता है, तो समझो कि उसको आधी व्याकरण तो क्लियर हो गई, यानी कि फिर तो उसको व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होता है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है ना, व्याकरण किसे कहते हैं, आप व्याकरण की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो एक लाइन में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आज से जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट शुरू हो रहा है, तो यहाँ से अगर आप नोट करेंगे तो आपका आगे के लिए काफी अच्छा होगा। व्याकरण वह शास्त्र है, ये लाइन मैंने जब शुरुआत की थी व्याकरण के सेशन की,
तो उस टाइम भी मैंने आपको ये बताई थी कि व्याकरण वह शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें या जो भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। क्या करता है? भाषा के नियमों को, या केवल आप नियम लिख सकते हैं यहां पर। यस, जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी सुल्तानपुर कुछ कहना चाहते हैं बच्चे आप? और एक बार हैंड रेज करेंगे कि क्या आप सभी क्लास 7 के बच्चे हैं? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। यस, केवल आधे बच्चे हैंड रेज करते हैं, बाकी बच्चों को मुझे लगता है सुनाई नहीं देता है, वो या फिर कुछ और ही काम कर रहे होते हैं अपना। कुछ ही बच्चे क्लास 7 के हैं, बाकी बच्चे क्लास 7 के नहीं है। तो ये भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि व्याकरण, आप चाहे व्याकरण पढ़ रहे हो या आप चाहे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, ये दोनों चीजें ऐसी होती है कि आप क्लास 6 में हो तो भी ये आपके लिए जरूरी है, अगर आप क्लास 12th में हो तो भी ये आपके लिए जरूरी है। क्योंकि व्याकरण जो है, अगर आप उसको जितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे, जितना आप उसको समझेंगे, उतना आपकी अगर स्ट्रांग होगी तो आपकी भाषा जो है उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो हमने क्या कहा, वही चीजें मैं यहाँ पर लिख रही हूं एक लाइन में कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर, भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है ना? हमने कहा व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। वो भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। अब देखिए, नियम निर्धारण से क्या अर्थ है ये आप समझेंगे आगे। ठीक है ना? आप आगे समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी व्याकरण और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, अब देखिए, नियम निर्धारित करना आप आगे समझेंगे कि नियम निर्धारित करना क्या होता है, कैसे आप किसी वाक्य को बनाते हैं। ठीक है ना? वाक्य में आपने पढ़ा होगा, देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना? कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, और कारक क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। इसीलिए हमने कहा कि भाषा के नियम निर्धारित कर, यानी कि ये भाषा के नियम, भाषा को नियमबद्ध करके उसके शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है कि क्या भाषा का शुद्ध रूप है और कैसे उसको प्रयोग हमें करना चाहिए। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, अब जो आता है दूसरी चीज, वो है आपका व्याकरण के अंग, यानी कि व्याकरण के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से भाग हैं। ठीक है ना? व्याकरण के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो आपको पहले समझना होगा और उसके बाद ही आप आगे का जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्याकरण के अंगों में सबसे पहले आता है आपका वर्ण विचार, उसके बाद आता है आपका वाक्य शब्द विचार, और नंबर 3 आता है आपका वाक्य विचार। ठीक है, पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यानी कि व्याकरण में मुख्य रूप से आप इन 3 चीजों को समझते हैं,
वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर क्या जाना, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद बोलियां किसे कहते हैं, उसके बाद लिपि किसे कहते हैं, उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं। ये 4 चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। अच्छा, कौन मुझे भाषा की परिभाषा बताएगा? इसीलिए तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं। भाषा की परिभाषा कौन बताएगा? जीआईसी सुल्तानपुर से, क्योंकि उससे पहले जो लास्ट सेशन हमने यहाँ पर पढ़ा था तो जीआईसी सुल्तानपुर के सारे बच्चे बैठे हुए थे। देखिए, बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे थे और काफी अच्छे से ध्यान से सुन भी रहे थे। यस, जीआईसी सुल्तानपुर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे, खड़े होकर बताएंगे, माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे और खड़े होकर बताएंगे। बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपको याद है उतना बताएंगे। जीआईसी सुल्तानपुर से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अभी आपसे पूछूंगी तो शायद आप मुझे सब कुछ वही रिकॉग्नाइज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें आप मुझे बता दें। यस, जीआईसी सुल्तानपुर, माइक लेंगे बच्चा, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। किसी को भी याद नहीं है? अभी जस्ट मैंने यहाँ पे रिवाइज की थी, जब सेशन की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे मैंने रिवाइज किया था कि किसे कहते हैं भाषा। और मुझे पता है आप लोगों को आता है, पता नहीं क्यों आप डर रहे हैं। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। भाषा किसे, वेरी गुड मॉर्निंग, भाषा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति यस यस, स्थानीय भाव के नाम को। अच्छा, किसे आती है भाषा की परिभाषा? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएंगे। चलिए, मुझे यहाँ पर माइक लेकर मत बताइए, लेकिन किसे आती है हैंड रेज करके बताइए। किसी को नहीं आती? मुझे नहीं सुनना है, माइक लेकर मुझे नहीं सुनना है, बस मुझे हैंड रेज करके बता दीजिए कि हाँ मैम मुझे आती है। सिर्फ हैंड रेज करके बता दीजिए, पढ़कर बता दीजिए, एटलीस्ट पढ़कर बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। भाषा हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन है। इसी के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। भारत के विभिन्न अच्छा, आपने पढ़ा कि भाषा हमारे भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है और इसी के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। तो अब समझ में आया भाषा क्या है? वेरी गुड, अभी नहीं भूलेंगे ना? देखिए, ये भूलने का रीजन क्या है ना, मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं कर रहा है, और जबकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये सारी चीजें अभी आपके लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं कोई कहानी सुना रही हूँ और कोई भी बच्चा नोट नहीं कर रहा है। अगर आप इसे नोट डाउन करते और इसको घर जाकर एक बार रिवाइज करते तो फिर आपके डाउट्स भी बनते कि हाँ मैम हमें ये समझ में नहीं आया, और आप लोग इसको समझ भी पाते। पिछले सेशन में बच्चे नोट कर रहे थे, लेकिन इस सेशन में कोई भी नोट डाउन नहीं कर रहा। अगर अभी मैं पूछूं लिपि किसे कहते हैं तो कौन बताएगा? लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे पढ़कर? यस, जीआईसी बरम, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जीआईसी बरम, मुझे हैंड रेज करके बताएंगे बच्चा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी बरम, यस, सभी को आवाज आ रही है। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा जीआईसी बरम से। देखिए, आप क्लास 7th में हैं और ऐसा नहीं है कि ये आप फर्स्ट टाइम है। पिछली बार आप लोगों ने क्लास ली है, पूरे साल आपने सेशंस यहाँ पर से लिए हैं और आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पर हम माइक में लेकर बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं और हम कैसे पढ़ाई करते हैं। तो कुछ भी आप लोगों के लिए नया नहीं है। फिर भी आप लोग इस तरह से जब क्लास में
माइक के लिए एक दूसरे को माइक पकड़ाते हैं, बात नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि हमारा जो समय होता है वो भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, और फिर एक तरह से लगता है कि आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर कहा था लिपि किसे कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए सभी बच्चे। भाषा की कौन सी ध्वनियां, भाषा की जो मौखिक ध्वनियां होती हैं उनको एक तरह से लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह जो है बनाए गए होते हैं, तो उनको हम कहते हैं लिपि। ठीक है ना। और जैसे मैंने ढेर सारे यहाँ पर बताए भी थे एग्जाम्पल, तो लास्ट सेशन में तो कुछ बच्चों ने जो है नोट भी किए थे अलग अलग लिपियां। जैसे मैंने बताया कि हिंदी की होती है देवनागरी, ठीक है, नेपाली की भी होती है देवनागरी, ठीक है, और भी बहुत सारी भाषाओं के मैंने यहाँ पर आपको लिपियों के बारे में बताया था। तो अगर आप इस तरह से क्लास में व्यवहार रखेंगे तो फिर हमारा जो सेशन है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर हम पुराना ही रिपीट करते जाएंगे तो फिर हमारा सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे नोट कीजिए, रफ में नोट कीजिए। मैं कभी भी नहीं कह रही हूँ कि आप उसको उसी टाइम फेयर में कीजिए, रफ में नोट कीजिए, घर जाकर फेयर कीजिए, पढ़ भी लेंगे, इसी बहाने से पढ़ा भी जाएगा, और फिर आपके डाउट्स भी निकलेंगे कि हाँ मैम ये हमें नहीं समझ में आया, इसको दोबारा बता दीजिए, या ये समझ में नहीं आया ये बता दीजिए। ठीक है ना। तो जरूर इसको नोट जरूर करें। ऐसे अगर केवल लेक्चर की तरह पढ़ेंगे तो फिर याद नहीं होगा, क्योंकि ये व्याकरण है, इसको आप रट नहीं सकते, इसको आप समझ कर ही पढ़ सकते हैं। तो हमने कहा व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी कराता है और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है उसका भी हमें ज्ञान कराता है। अब व्याकरण के अंगों के बारे में बताया हमने। अंग यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट, ठीक है, यानी कि भाग, ठीक है। व्याकरण के अंग तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहा वर्ण विचार। सबसे पहले हम वर्ण पे विचार करेंगे, क्योंकि वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो सबसे पहले हम वर्ण पे विचार करेंगे, उसके बाद वर्णों के मेल से ही, वर्णों का जब सार्थक मेल किया जाता है उसी से शब्द बनता है, तो फिर हम शब्द पर विचार करेंगे। यानी कि पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम शब्द पर आएंगे, शब्द क्या किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द की एक तरह से रचना कैसे हुई, तो ये सब चीजें। उसके बाद क्योंकि शब्दों के ही सार्थक मेल से वाक्य बनता है, तो फिर हम वाक्य पर विचार करेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, ये सब चीज हम पढ़ेंगे वाक्य में। यानी कि आधा व्याकरण जो हम वर्ण, शब्द, वाक्य जहां पर हम पढ़ना लिखना सीखते हैं वो सब हम इन 3 चीजों के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद इन्हीं से चीजें आगे निकलेंगी। जैसे हमने कहा कि जब आप वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वाक्य में भी आप और चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनको आप पढ़ेंगे, तो संपूर्ण व्याकरण आपको यहाँ पर आ जाएगी समझ में, ठीक है ना। तो उसको 3 भागों में बांटा व्याकरण के इन अंगों को, और सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका वर्ण विचार। सबसे पहला आपका व्याकरण है, व्याकरण का भाग है वर्ण विचार। वर्ण होता क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, कि वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि अब इससे छोटे पार्ट्स इसके नहीं किए जा सकते, ये सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। और आपने सुना होगा वर्णमाला। कब पढ़ते हैं हम वर्णमाला, जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, है ना। जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। जब छोटी क्लासेस में होते हैं ना, आपने छोटे बच्चों की बुक देखी होगी जो फर्स्ट क्लास में बच्चे होते हैं,
उनकी बुक में लिखा रहता है हिंदी वर्णमाला, ठीक है ना। तो वर्णमाला यानी कि जो पूरे के पूरे जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो पूरा ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं वर्णमाला। ये आपने बचपन में पढ़े हैं ना। अच्छा, किस किस ने पढ़े हैं ये? जाहिर सी बात है, सबने पढ़ा है। इसी को पढ़ के तो आज हम 7th क्लास में आए हैं। जब हमने वर्ण पढ़ा तभी तो हमने शब्द पढ़ना सीखा, जब हमने शब्द पढ़ा तभी तो हमने वाक्य पढ़ना सीखा, और जब हमने इन सब चीजों को पढ़ा तभी हम यहाँ पर 7th क्लास में पहुंचे हैं। अगर हमें यही नहीं आता तो क्या हम 7th क्लास में होते आज? नहीं होते। तो ये सबने पढ़ी है, ठीक है ना, वर्णमाला। अब देखिए पूरी की पूरी जो वर्णमाला है इसके बारे में, और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, और फिर वर्णों के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे डिस्कस अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उससे पहले आज आपको पढ़कर आना है भाषा की परिभाषा, यानी कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, और वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये 4 प्रश्न जो है आज आपके होमवर्क में है कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, और व्याकरण किसे कहते हैं, और वर्ण किसे कहते हैं। इन चारों को अच्छे से पढ़कर आइए। बाकी इसके आगे का टॉपिक आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और जैसे मैंने आपको बताया कि व्याकरण तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का होमवर्क नोट कर लें, बाकी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।